नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। ये मैटर जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं उस मैटर चैप्टर का ऑलमोस्ट ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद कुछ एक दो टॉपिक्स और बचेंगे। सो उन टॉपिक्स के खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता होती क्या है? आपने कोई स्टील की पत्ती ली, एक पतली सी पत्ती ली, इसको क्या किया, मोड़ा, यहां से ऐसे फोर्स लगाया, इसको दबाया, ठीक है, यहां तक दबा दिया, ठीक है, फोर्स लगा करके यहां तक दबाया हुआ है। जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया, यानी जैसे ही आपने ये बल हटा लिया या अपना हाथ हटा लिया, तो क्या होगा, ये पत्ती वापस क्या आ जाती है, उसी स्टेट में आ जाती है, जुप से ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, सो ये जो क्वालिटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की या किसी भी पदार्थ की, जिसकी वजह से कोई चीज जिस पे बल लग रहा है, बल हटाते ही अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी इनिशियल स्टेट में आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। आई होप कि आप डेफिनेशन आराम से नोट कर सकते हैं। दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं लिखने नहीं जा रहा हूं इस डेफिनेशन को, बिकॉज आप खुद लिखिए इसे कि इलास्टिसिटी होती क्या है। पहले तो आप सिर्फ सुनिए जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं। जब ये वीडियो खत्म हो जाए, जब आप सुन लें इसको अच्छे से, तब दोबारा आप इस चीज को सुन सकते हैं। अब ये YouTube आने के बाद ये फैसिलिटी तो है ही कि टीचर की बात आप बार बार सुन सकते हैं। पहली बार में सुन लीजिए, समझ लीजिए, दूसरी बार में नोट करने के लिए आप उसको दोबारा सुन के लिख लीजिए। ठीक है, सो इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया, इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, और ये हर एक प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, हर एक मैटर के लिए अलग होती है, हर एक पदार्थ की अलग होती है। जैसे जो आपका इस्पात है, यानी स्टील, हिंदी में इस्पात कहते हैं, इंग्लिश में स्टील कहते हैं, इसकी अलग होगी। मिट्टी है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, मिट्टी की अलग होगी। जीरो, ऑलमोस्ट जीरो ही होती है। आपने मिट्टी को, गीली मिट्टी को आपने एक बार निचोड़ दिया, उसके बाद अपना फोर्स हटा दिया, तो क्या होगा, क्या वो मिट्टी वापस अपनी स्टेट में आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है ये जीरो, इसकी वो होगी इलास्टिसिटी, ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन मैं आपको बता दूं, देयर इज नो परफेक्ट इलास्टिक। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो परफेक्ट इलास्टिक हो। इस दुनिया में परफेक्ट इलास्टिक कोई चीज नहीं है। ठीक है, और उसी तरीके से परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ, और जैसे मिट्टी है ये क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्वालिटी रखती है, प्लास्टिक है नहीं, प्लास्टिक की क्वालिटी रखती है। इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। जैसे ये इलास्टिसिटी है कि वापस आ जाती हैं चीजें अपने प्रारंभिक रूप में या इनिशियल स्टेट में, वो इलास्टिसिटी है। उसी तरीके से प्लास्टिसिटी है, मिट्टी जो का जो एग्जांपल है कि अपनी पुरानी स्टेट में वापस नहीं आ पाती। ऐसा कोई भी मैटर हो, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि परफेक्ट प्लास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक, ये दोनों चीजें संभव नहीं है। कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी सब में होती है, ये आप याद रखिएगा। अगर एक नंबर में कहीं क्वेश्चन आता है, सो आप वहां पर इस चीज को सही सिलेक्ट कीजिएगा कि हाँ, इसमें परफेक्ट इलास्टिसिटी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। लिमिट यानी सीमा, हिंदी में कहते हैं सीमा, इलास्टिसिटी को कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? अब जैसे किसी चीज को आपने मोड़ा, इस्पात कोई जैसे स्टील थी, उसको आपने फोर्स लगा करके मोड़ा, चेंज करने की कोशिश की, लेकिन फोर्स हटाते ही ये वापस आ गया। ठीक है, लेकिन एक ऐसा फोर्स होगा, एक लिमिट होगी उस फोर्स की, लिमिट ऑफ फोर्स। जो बल आप लगा रहे हैं उस फोर्स की एक लिमिट होगी कि उसके बाद जो चीज है, इलास्टिक जो चीज है, वो इलास्टिक नहीं रह जाएगी। यानी अगर उससे ज्यादा फोर्स आपने नहीं, अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो चीज इलास्टिक नहीं रह जाएगी, यानी कि अपने प्रारंभिक रूप में यानी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ पाएगी। सो वो जो फोर्स होता है, जिस फोर्स के बाद ऐसा हो जाता है कि वापस अपनी इनिशियल स्टेट में कोई चीज ना आ पाए, कोई इलास्टिक जो सब्सटेंस है वो वापस ना आ पाए अपनी इनिशियल स्टेट में, तो इस फोर्स को, इस लिमिटेड फोर्स को, ये जो फोर्स की लिमिट है, इस फोर्स की लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है,
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स टू चेंज द स्टेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रतिबल, यानी ऐसा बल जो कि किसी चीज की स्टेट को चेंज कर दे। ठीक है, किसी चीज की स्टेट को चेंज करने वाला जो बल होता है वो प्रतिबल कहलाता है। ये वो बल नहीं है कि आपको परमानेंटली, ये वाला बल नहीं है, ये प्रत्यास्था वाला बल नहीं है। ठीक है, ये वो वाला बल नहीं है, दूसरा बल है। जैसे आप इलास्टिक जो चीज थी हमारी, जो स्टील थी, उसको फोर्स लगा करके आप मोड़ रहे थे, ऐसे करके मोड़ कर यहां तक ले आए। ठीक है, सो जब आपने इसको फोर्स लगा करके मोड़ा, राइट, आगे की ओर मोड़ा, तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा है, जो कि इसको मोड़ने में हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज टूट नहीं रही, या फिर ये चीज परमानेंटली अपने आप को चेंज नहीं कर रही, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, यानी हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, राइट। और ये निकाला कैसे जाता है? सपोज आपके पास क्या था, कोई स्टील का एक ऐसा तार था, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि इलास्टिक है उसका तार था। ठीक है, अब उस तार को बीच में से, ये तार थोड़ा मोटा बनाया है, अब इस तार को बीच में से काट लिया, तो बीच में से काटने के बाद कुछ ऐसा सा दिखेगा वो। ठीक है, नीचे से कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये ऐसे देखिए कि यहां से काटा और उसके बाद इसको आप दूसरे साइड से देख रहे हो, कुछ ऐसे से देख रहे हो। ठीक है, ऐसे लेटा दिया है जमीन पे। ठीक है, ये सामने से कटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, तो इसका कुछ एरिया होगा जिसको हम ए से दिखाते हैं। तो जब हम इसको फोर्स लगा के मोड़ रहे होते हैं, तो जितना फोर्स पर एरिया इस मैटर पे लग रहा होता है, इस वस्तु पे लग रहा होता है, इस सब्सटेंस पे लग रहा होता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है उसको ई से दिखाते हैं। वो होता है E इज इक्वल टू एफ बाई ए, जो फोर्स लग रहा है और एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है किस चीज पर? जो इलास्टिक है, किसी भी इलास्टिक चीज पर यूनिट एरिया पर अगर हम उसको इस तरीके से काटते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट आप समझते होंगे। अगर मेरा ये तार है, इसको हमने ऐसे काटा यहां से, जैसे खीरा आप जो है बीच में से काटते हैं, खीरा अगर बीच में से ऐसे काटें तो क्या हो जाएगा? ये अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉरिजेंटल सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में ही बताना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इसी खीरे को, ये खीरा है आपका, इसी खीरे को आपने क्या किया? ऊपर से ऐसे काटा और इसको आधा आधा कर दिया, ऐसे करके आधे आधे भाग में तोड़ दिया, जैसे अक्सर आप रास्ते में खाया करते होंगे, नमक वमक डाल के आपको देता है। तो जब इस तरीके से काट दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। और शुद्ध हिंदी के स्टूडेंट नोट कर लें, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम हॉरिजेंटल सेक्शन का जो एरिया बन रहा है, हॉरिजेंटल सेक्शन के फॉर्म में जब हम काटेंगे तो उससे जो एरिया बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। सो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड फोर्स टू चेंज द स्टेट, हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, उसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलास्टिक फोर्स। आगे देखते हैं, दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? हम ये देखते हैं, जब भी किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने पर हो सकता है कि उसकी लेंथ में चेंज आ जाए। ठीक है, जैसे कोई तार है, आपने ये तार लटकाया है, मान लीजिए ये कॉपर वायर है, आपने इस कॉपर वायर पे नीचे की ओर फोर्स लगाया और खींच करके ना इसको क्या किया? थोड़ा सा लंबा कर दिया कॉपर वायर को। तो इससे क्या हुआ? ये इसकी लंबाई में चेंज आ गया, राइट? तो लंबाई में चेंज आ गया। दूसरा क्या हो सकता है? आपके पास एक वायर था, आपने इसके ऊपर से क्या हुआ? फोर्स लगाया। ठीक है, ऊपर से आपने फोर्स लगाया, जिससे क्या हुआ? इसका जो वॉल्यूम है वो बदल गया।
ठीक है, यानी कि ये ऊपर ऐसा पतला सा दिख रहा था, लेकिन जब आप इसको दबाओगे तो थोड़ा नीचे क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम है, जो जगह घेर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो चीज बदल गई। तो दूसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तीसरा क्या चेंज होता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। उसका शेप चेंज हो ही रहा है, शेप यहां पे भी चेंज हो रहा है, शेप यहां पे भी चेंज हो रहा है, राइट। सो ये जो चेंज होते हैं वॉल्यूम में, लेंथ में और शेप में, किसी फोर्स को लगाने की वजह से, जो उसकी इलास्टिसिटी से ऑब्वियसली ज्यादा होते होंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी से मोर देन इलास्टिसिटी होते होंगे, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी के बराबर आप लगाओगे या इलास्टिसिटी के अंदर आप बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। बट मोर देन इलास्टिसिटी, जब भी आप फोर्स लगाते हो, इस बात को याद रखिएगा कि मोर देन इलास्टिसिटी, जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे, तो किसी भी चीज के जिसपे कि आप फोर्स लगा रहे हो, उस चीज की या तो लेंथ में या वॉल्यूम में या उसके शेप में चेंज हो सकता है। तो जो फोर्स चाहिए होता है जिससे कि उसके साइज में चेंज हो जाए, या फिर उसके लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, शेप में चेंज हो जाए, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम या फिर शेप, पर यूनिट चेंज, या तो लेंथ में चेंज हो पर यूनिट, या वॉल्यूम में चेंज हो, या शेप में चेंज हो, तो इसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, इलास्टिसिटी से बाहर ही होगा, यानी इलास्टिसिटी से ज्यादा ही होगा, यानी प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर होगा। सो कोई भी ऐसा फोर्स जो कि प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर चला जाए और किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सके, उसके आयतन में परिवर्तन कर सके, उसकी लंबाई में परिवर्तन कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, जो है हुक का नियम, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक का नियम क्या कहता है कि हम जितना भी फोर्स लगाते हैं जिससे कि किसी चीज के शेप में, साइज में चेंज हम करते हैं, वो जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो उसके शेप साइज में चेंज कर देगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितना फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा उसमें चेंज होता जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो हमारा फोर्स हमने पढ़ा था और जो स्ट्रेन पढ़ा था, इसी का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ हुक। के से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हुक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो के है ये हुक्स कांस्टेंट है, F/S। आप समझ गए होंगे किसका किसका रेशियो है ये, और यही हुक का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ हुक, हुक्स लॉ यही है, ठीक है। और इसको हुक्स कांस्टेंट के अलावा एक चीज और कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। अब ये 3 तरीके का होता है, जैसे हमने आपको बताया लेंथ की बात की, तो लेंथ के बेसिस पे जब हम मॉड्यूलस इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। दूसरा होता है वॉल्यूम की बात हमने की थी, तो वॉल्यूम के बेसिस पे जब हम निकालते हैं इसको, तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यानी आयतन में परिवर्तन के कारण जो इलास्टिसिटी है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम मॉडुलस इलास्टिसिटी। तीसरी होती है शेप में जो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जितनी रिजिड होगी उतनी ज्यादा वो शेप में चेंज का अपोज करेगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जो चीज रिजिड होगी वो अपने शेप का चेंज करने का अपोज करेगी, इसीलिए इसका नाम रिजिडिटी के बेस पे रखा गया है। जहां पर रिजिड करना बंद कर दे
उसको हम क्या कहेंगे, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इसके बाद उसके शेप में चेंज हो जाएगा, शेप में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब इसका आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। इनसे डेफिनेशन ही पूछी जाती है, ये बहुत ज्यादा, आप एक बार इसको देख करके बस चले जाइएगा, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं आते नहीं है। डेफिनेशंस ही आती हैं, हुक्स कांस्टेंट क्या है, किसका किसका रेशियो होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो बर्नौलीज थ्योरम था, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेन वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट इससे रिलेटेड जो एप्लीकेबिलिटी है, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। बट ये डेफिनेशंस और ये सब चीजें आप पढ़ के चले जाइएगा, बट हाँ, इससे आती कम है चीजें, बहुत ज्यादा नहीं आता। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, आखिरी टॉपिक आज का, और आखिरी टॉपिक इलास्टिसिटी का। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? आपने अभी देखा जो आपका इलास्टिक फोर्स था, जो यानी प्रतिबल, ठीक है, जो किसी चीज की जो शेप एंड साइज है ना, उसमें चेंज कर देता है, शेप साइज में चेंज ले आता है। ठीक है, विरूपक प्रतिबल जिसको कहते हैं, इलास्टिक फोर्स जिसको कहते हैं। प्रतिबल का मतलब होता है रिएक्शन। भाई कोई भी चीज वापस अपनी स्टेट में कब आती है? आपने जितना एक्शन किया फोर्स लगा के, उतना ही रिएक्शन करे तो वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबल होता है, इसकी भी एक लिमिट होती है। एक तो इलास्टिक फोर्स होती है जिसमें की चीज वापस आ जाती है, दूसरी वो लिमिट होती है जिसके बाद चीज अपना शेप एंड साइज बदल देती है। ठीक है, तीसरी वो चीज होती है कि इतना फोर्स लगा दो कि शेप और साइज बदलना छोड़ो, ये टूट ही जाए। तो जहां पर ये टूट जाती है, जिस फोर्स के बाद ये टूट जाएगी, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा है, उसी फोर्स को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। फोर्स जिसके बाद वस्तु टूट जाए, ब्रेक कर जाए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी। इसको आप देख जाइएगा, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते, मैं अगेन आपसे फिर कहता हूं, बट स्टिल एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे वीडियोस अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बोरियत ना हो और आप इसको इजीली कहीं भी चलते फिरते एक एक टॉपिक को देख करके, समझ करके आगे बढ़ते जाएं। राइट, सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।